Hello बच्चों. Now in D and F block element, the next property of it is catalytic property. कैटलिस्ट कौन होते हैं? कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करते हैं और खुद इस्तेमाल भी नहीं होते. कहने का मतलब जितना भी वो केमिकल रिएक्शन में यूज होते हैं उतना ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन में रीजनरेट हो जाते हैं. So without being used up, they raise the rate of reaction and thus the product formation takes place fastly. जैसे बच्चों एक एग्जांपल यहाँ पर है. यहाँ पर उन्होंने रिएक्टेंट की एनर्जी ली है. दिस वन इज द प्रोडक्ट एनर्जी. और जब भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है तो ये बच्चों एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होता है. This energy barrier is called as activation energy. मॉलिक्यूल के पास कम से कम इतनी एनर्जी होनी ही चाहिए कि वो एक इंटरमीडिएट बना सके एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दैट इंटरमीडिएट इट कैन ओनली फॉर्म द प्रोडक्ट. अगर हम एनर्जी ग्राफ से इसको अंडरस्टैंड करें तो कैटलिस्ट की एबिलिटी होती है कि वो रिएक्शन को एक ऐसे पाथ से लेकर जाए जहां एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है. ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देगा. नाउ दिस ब्लू पोर्शन और दिस बार इज शोइंग द एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन वी यूज कैटलिस्ट. तो अब वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ज्यादा थी विच वर जस्ट बाउंसिंग बैक एंड वर नॉट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, these energy molecules can also form the product by following this path. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ऐसा पाथ क्यों फॉलो कर सकते हैं. ये इस तरह से ऐसा क्यों होता है कि ये मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट से कंबाइन कर जाते हैं और एक अल्टरनेट पाथ शो करते हैं. तो देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी बेसिकली डिपेंड्स ऑन देयर वेरिएबल वैलेंसी. ये वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, देयरफॉर दे कैन फॉर्म इंटरमीडिएट विद मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट. So you can write they show variable valency and forms unstable intermediate. और इस तरीके से इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, more of the molecule will cross and thus the rate of reaction will increase. In many cases ये क्या करते हैं, ये अपनी सरफेस को एक्सपोज करते हैं जहां पर आकर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं. Their concentration increases and thus they colloid effectively and forms the product. और इस तरीके से बच्चों in some cases they provide metal surface where the reactant adsorbs and the reaction occurs. The next property is formation of colored ions. Transition element colored ions बनाते हैं. जैसे कि हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में पढ़ा कि जो 5d ऑर्बिटल है जब भी कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये जो d ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाती है. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो तीन ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कम हो जाती है उसको T2g कहते हैं और जिन दो की एनर्जी बढ़ जाती है उसको Eg कहते हैं. तो बेसिकली d ऑर्बिटल इज बीन नाउ स्प्लिट अप इनटू टू एनर्जी लेवल्स. और अब अगर इन डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3, इट शुड नॉट बी कंप्लीटली एम्प्टी और कंप्लीटली फिल्ड. इफ इट हैज सम इलेक्ट्रॉन, इफ लाइट फॉल्स ऑन इट तो क्या होगा बच्चों, ए पार्ट ऑफ द व्हाइट लाइट विल गेट यूटिलाइज्ड इन जस्ट टेकिंग अप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल. और क्योंकि बच्चों व्हाइट लाइट का विजिबल रीजन में अगर हम कहें कि एक पार्ट ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया है तो जो बचा हुआ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा वो हमें नजर आएगा. दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट और द कॉम्प्लीमेंट्री कलर. दिस कैन बी सीन एंड दिस इज विजिबल टू अस एंड दैट विल बी द कलर विच वी विल सी. सो सिंपल कलर्ड आयन बनाने के लिए डी ट्रांजिशन यहां पर होता है. वेयर डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल, इट कैन एब्सॉर्ब अ पार्ट ऑफ व्हाइट लाइट एंड दैट कॉम्प्लेक्स और द आयन विल अपीयर कलर्ड. And where the orbital is either have the d0 configuration
or D10 configuration, where DD transition is not possible, that will reflect the whole white light which is falling on it, and that will be colorless, or simply we can say that will be white. So you can note it, because of the unpaired electrons in d orbital, it absorbs a part of white light for DD transition of electrons and reflects its complementary color. And the next one is they form alloy. Transition element alloys बनाते हैं. Alloys basically मेटल में मेटल की मिक्सिंग से बनता है. One metal get added with the other metal. और बच्चों ये मिक्स कब हो सकते हैं? जब इनका साइज कंपेरेबल हो. हमने एटॉमिक साइज के वेरिएशन में ये देखा था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके साइज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. दे आर ऑलमोस्ट ऑफ द कंपेरेबल साइज, और कंपेरेबल साइज होने की वजह से ये लैटिस में एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. अगर हम दो मेटल्स को गलाकर उनको मिक्स करें तो ये एक दूसरे की पोजीशन को ले सकते हैं. दे कैन मिक्स वेल एंड दस सच मिक्सचर दस ऑब्टेन is called as alloy. मेटल में मेटल मिलकर alloy की फॉर्मेशन कर देते हैं. So बच्चों you can note about it. Because of their similar sizes, they can mutually substitute one another and forms alloys, which often have high melting point and hard. Examples are ferrous alloys and the alloys of vanadium, chromium, tungsten, manganese. They are used for the production of variety of steel, and also they form stainless steel. Industrially, alloys of transition metal with non-transition metals are brass, जो कि कॉपर और जिंक का है, ब्रॉन्ज जो कि कॉपर और टिन का alloy है. And the next one is interstitial compound formation. जब बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट पैक्ड होते हैं तो इनके बीच में जो वॉइड बचता है, ये जो स्पेस है, the size of the space is comparable to the size of non-metal. तो इनके अंदर नॉन मेटल फिट हो सकते हैं, और जब ये नॉन मेटल इन पोजीशन को ले लेते हैं तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं. यहां पर बच्चों जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हो सकते हैं हाइड्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन और कार्बन. तो इस तरीके से ये नॉन मेटल जब इसके अंदर फिट होते हैं तो ये इसको थोड़ा हार्ड बना देते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं. जो रेशो है, रेशो मतलब मेटल की और ये जो नॉन मेटल फिट हुए हैं ये स्टोइचियोमेट्रिक नहीं है. द रेशो इज नॉट द सेम. और ये जो कंडक्टिविटी होती है मेटल की, जो केमिकल इनर्टनेस है, वो रिटेन्ड रहती है. इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने के बाद जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई इस तरह से कंडक्टिविटी और केमिकल इनर्टनेस में कोई बदलाव नहीं आता है. Hence the transition metals have the voids of the size of non-metals atoms such as hydrogen, boron, nitrogen and carbon, where they get fit into the voids on the interstitial sides which are non-stoichiometric. Example, zirconium, hydrogen 1.9, vanadium, यहाँ पर ये 1 है, hydrogen 1.9, vanadium H 0.56, TiC, Fe3C, Fe 0.94 and O1, etc. These interstitial compounds are hard and have high melting point. Then the pure metal, they retain their conductivity and inertness. Next is their oxidation state. जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन N-1 D129 एंड NS2 होता है. अब ये NS आउटरमोस्ट शेल है. It can use this electron for the bond formation. अगर ये S के 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं तो it will show 2 oxidation state. But
the energy of this n-1 d orbital is very close to this ns orbital. तो इसका फायदा ये होता है कि सिर्फ ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड नहीं बनाते, some of the d electron get also participation in bond formation. और यहां पर बच्चों बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं जिसका बॉन्ड की फॉर्मेशन किया जा सकता है. तो डिपेंडिंग ऑन कितने d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल किए, it shows variable oxidation state. So the main logic is energy of the penultimate d orbital is comparable to the energy of the outermost ns orbital. Hence its electron can also participate in bond formation, due to which it can show variable oxidation state. So you can note down, because of very little difference in energies of the ns and n-1 d electrons, ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. और ये बच्चों वो चार्ट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है. जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, स्कैंडियम से ज्यादा टाइटेनियम, फिर वेंडियम, फिर क्रोमियम. हियर मैंगनीज इज शोइंग द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 7. इट शोज 7 ऑक्सीडेशन स्टेट बाय यूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ s. तो जब 2 लूज हो जाएंगे तो +2 तो डायरेक्ट s के पेयर की वजह से आ जाएगा, एंड द रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन if get used, it shows 7 oxidation state. And further, as the number of unpaired electrons decreases in the d orbital, their oxidation state capacity decreases. So it first increases, reaches maximum at the middle, and then decreases. One important difference in the oxidation state variation in transition element and p block element is that यहां पर बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ये जैसे +3 दिखा रहा है, ये +2 +3 +4 +2 +3 +4 +5. So here one by one we are just having one more oxidation state. जो डिफरेंस है ऑक्सीडेशन स्टेट का वो 1 का है, यहां कम हो रहे हैं. अगेन द डिफरेंस इज ऑफ 1. मगर पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो हायर और लोअर एलिमेंट्स में डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 का होता है. And that difference is due to their inert pair effect. मगर यहाँ बच्चों inert pair effect हम ये यूज नहीं कर रहे. यहाँ पर d ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जो 1 by 1 यूज हो रहे हैं, जबकि on that cases कुछ केसेस में ns ऑर्बिटल इनर्ट रहता है, जहाँ पर बॉन्ड वीक बनते हैं, बड़े बनते हैं, हेवियर एलिमेंट्स होते हैं, और वहाँ पर बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कम शो होती है. But the elements lying above in p block, they show the group number oxidation state. In p block elements, the oxidation state differ by 2, which is due to inert pair effect. In transition element, it differs by unity. ट्रांजिशन एलिमेंट में बच्चों जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है जनरली वो मेटल कार्बोनाइल्स के अंदर होती है. ये जो मेटल कार्बोनाइल्स हैं सिनर्जिक इफेक्ट की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, एंड दीज मेटल कार्बोनाइल्स आर स्टेबल. मैंगनीज 2+ ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है. एज वी स्टडीड, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. तो जैसे ही s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, इट रिक्वायर्स 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, सो Mn2+ इज मोर स्टेबल. और ऐसे ही बच्चों फुली फिल्ड के एग्जांपल है जिंक 2+ आयन भी ज्यादा स्टेबल होता है. इसका कॉन्फ़िगरेशन जिंक का था 3d10 4s2, एंड आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स 3d10 कॉन्फ़िगरेशन. तो जिंक 2+ जो है वो भी ज्यादा स्टेबल है. कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 होता है. तो अगर हम स्टेबिलिटी के हिसाब से देखें तो आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन Cu+ will acquire 3d10 configuration and it is stable. मगर बच्चों कॉपर 2+ आयन के एग्जिस्ट करने का कारण इसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी है. When the reaction is taking place in solution, the copper 2+ which has greater charge density, 2+ चार्ज होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा ही होगी. तो इसकी ज्यादा चार्ज डेंसिटी क्या करेगी, वाटर मॉलिक्यूल्स को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगी. और जब वाटर मॉलिक्यूल्स का बच्चों बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन आएगा तो एनर्जी इतनी रिलीज हो जाएगी कि वो इस d10 ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सके और दोबारा से
D10 से D9 में उसको स्टेबलाइज कर सके। तो इसलिए सॉल्यूशन के अंदर कॉपर प्लस भी कॉपर 2+ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं।